2 लाख साल नहीं बल्कि 2000 साल तक डुलुओ कॉन्टिनेंट में छिपकर रहने के बाद आखिरकार मेरी आस्था की शक्ति जमा होने वाली थी। बस एक कदम और मैं सीधे गॉड किंग रेल्म में प्रवेश कर सकता था। लेकिन ठीक इसी समय तियानमार्क जागलिन हो गया। वो डुलुओ कॉन्टिनेंट के शीर्ष 10 सबसे शक्तिशाली सोल मास्टर्स का हिसाब किताब करने वाला था। मुझे पता था कि 2000 साल से छिपा कर रखे मेरे असली पत्ते शायद अब छिपे नहीं रहेंगे। 2000 साल पहले जब मैंने पहली बार डुलुओ कॉन्टिनेंट में प्रवेश किया था, तब मेरा जागृत मार्शल सोल सबसे बेकार ब्लू सिल्वर ग्रास था और मेरी जन्मजात सोल पावर केवल 0.5 स्तर थी। उस दौर में कल्टीवेशन की विधियां परिवारों, संप्रदायों और साम्राज्यों के हाथों में पूरी तरह नियंत्रित थीं। मेरे जैसे बिना किसी पृष्ठभूमि, बिना प्रतिभा और मार्शल सोल के रूप में एक साधारण घास रखने वाले आम इंसान के लिए एक सामान्य सोल मास्टर बन पाना भी किस्मत की बात थी। उससे भी बुरी बात यह थी कि फॉलन सोल मास्टर्स हर जगह तबाही मचा रहे थे और भयंकर सोल बीस खुलेआम घूम रहे थे। मैं आइस एंड फायर यानियंग वेल में घुस गया और वहीं बंद होकर कई दशकों तक कठिन कल्टीवेशन करता रहा। कई दशकों बाद मैंने लेवल 99 हासिल कर लिया और डेमीगॉड बन गया। उस दिन पूरे डुलुओ कॉन्टिनेंट के पौधे आइस एंड फायर यानियंग वेल की ओर झुक गए। अनगिनत ब्लू सिल्वर ग्रास ने अपनी जीवन शक्ति जमीन के भीतर भेजनी शुरू कर दी और वो सारी शक्ति मेरे शरीर में इकट्ठी होने लगी। मेरी ब्लू सिल्वर ग्रास भी सबसे साधारण घास से बदलकर ब्लू सिल्वर एम्परर बन गई। इतनी बड़ी घटना ने जल्द ही क्यान फैमिली की सबसे शक्तिशाली दुश्मन क्यान यूहान का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वो उस दौर की सबसे शक्तिशाली, सबसे न्यायप्रिय और सबसे पवित्र एंजल सोल मास्टर थी। जब वो मुझे ढूंढते हुए आई तो उसने तमाम प्राचीन ग्रंथों को छान डाला, लेकिन मेरे बारे में उसे एक भी रिकॉर्ड नहीं मिला। वो मेरी ताकत देखना चाहती थी और मैं भी उस दौर की सबसे शक्तिशाली प्रतिभा की असली ताकत देखना चाहता था। उस लड़ाई में हम दोनों में से कोई भी दूसरे को पूरी तरह दबा नहीं पाया, लेकिन लड़ाई खत्म होने के बाद हम सबसे ज्यादा तालमेल रखने वाले साथी बन गए। बाद में फॉलन सोल मास्टर्स ने फिर से उपद्रव मचाया। सोल बीस्ट फॉरेस्ट के भयंकर सोल बीस्ट ने भी इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर हमला कर दिया। मैं और कियान यूहान रास्ते भर तबाही को रोकते हुए आगे बढ़े। 2 लाख साल से अधिक पुराने लगभग 20 भयंकर सोल बीस्ट हमारे हाथों मारे गए। बाद में जिसे मिंगजन डुलुओ का बीस्ट गॉड डिटियान कहा गया, उसे भी उस समय मैंने बुरी तरह घायल कर दिया था और वो शर्मिंदा होकर स्टार डाउ फॉरेस्ट वापस भाग गया। इसके बाद सी गॉड बोसा डोंग भी जमीन पर आया। आसमान में कियान यूहान थी, समुद्र में बोसा डोंग और जमीन पर मैं। हम तीनों ने मिलकर उस सबसे अराजक युग को दबा दिया। दुनिया में शांति आने के बाद कियान यूहान और बोसा डोंग ने अपनी फेथ पावर इकट्ठी करनी शुरू कर दी ताकि वे गॉड रेल्म में असेंड कर सके। मेरी अक्यूमुलेटेड पावर के साथ फर्स्ट लेवल गॉड बनना मेरे लिए मुश्किल नहीं था, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि फर्स्ट लेवल गॉड मेरी मंजिल नहीं थी। गॉड रेल्म में असेंड करने के बाद फर्स्ट लेवल गॉड की गॉड किंग रेल्म तक पहुंचने की राह बेहद कठिन थी। इसलिए मैंने कियान यूहान से सिर्फ एक बात कही, जब तक गॉड किंग नहीं बनूंगा तुमसे मिलने नहीं आऊंगा। वो गॉड रेल्म चली गई, बोसा डोंग भी गॉड रेल्म चला गया और मैं नीचे की दुनिया में रह गया। एक बार फिर पूरे 2000 साल के लिए। गॉड रेल्म में एक दिन नश्वर दुनिया में एक साल के बराबर था। उन दोनों के लिए यह बस कुछ दशकों का समय था, लेकिन मेरे लिए ये पूरे 2000 साल थे। अच्छी बात यह थी कि लेट ब्लूमर होने के कारण मुझे लगभग अनंत जीवन काल मिल गया था। इन 2000 वर्षों में मैंने सन मून कॉन्टिनेंट, हेवन डो कॉन्टिनेंट और स्टार लो कॉन्टिनेंट के हर कोने की यात्रा की। मैंने ब्लू सिल्वर क्लैन को विकसित किया, सभी जीवों की फेथ पावर इकट्ठी की और कई प्राचीन डिवाइन आर्टिफैक्ट्स भी खोज निकाले। सी गॉड टेम्पल के सामने खड़े होकर मैंने बोसा डोंग की मूर्ति को छुआ और हंस पड़ा। मूर्ति तो काफी शानदार और विबेर थी, लेकिन मुझे याद था कि असली बोसा डोंग उस समय मुझे आधा कदम हराने के लिए धोखा देने तक से पीछे नहीं हटता था। ठीक उसी समय पीछे से एक बेहद शक्तिशाली ऑरा मेरी ओर दबाव डालते हुए आई। सी गॉड आइलैंड की ग्रैंड प्रीस्ट बोसा सी अपने 9 सोल रिंग्स के साथ मेरे पीछे आ खड़ी हुई। उसने मुझे सी गॉड टेम्पल में घुस आए दुश्मन के रूप में देखा। अगले ही पल सी गॉड डोमेन ने तुरंत मुझे दबाना शुरू कर दिया, लेकिन वो शक्ति जो किसी टाइटल डुलुओ को भी कुचल सकती थी, मेरे शरीर पर पड़ते ही मेरे लिए हवा के एक झोंके जितनी भी नहीं थी। मैंने उसकी ओर देखा और कैजुअली पूछा, तुम बोसा डोंग के वंशज हो या उसके सेवक? बोसा सी का चेहरा उसी वक्त बदल गया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि मैं सी गॉड को जानता हूं। उसने तुरंत सी गॉड लाइट को एक्टिवेट किया और मुझे दबाने की कोशिश की, लेकिन मैंने भी कोई हमला नहीं किया। मैंने बस अपने माथे पर मौजूद सी गॉड ट्राइडेंट को दिखा दिया। ये वही चीज थी जो 2000 साल पहले बोसा डोंग ने अपने हाथों से मुझे दी थी। जैसे ही सी गॉड ट्राइडेंट सामने आया, पूरे सी गॉड आइलैंड के वाटर एलिमेंट्स उथल पुथल करने लगे। बोसा सी का सी गॉड डोमेन भी मेरे पास 3 फीट पहुंचते ही अपने आप खत्म हो गया, मानो कोई प्रजा अपने राजा के सामने आ गई हो। अगले ही पल आसमान से सी गॉड की एक विशाल छवि उतर आई। मुझे देखते ही बोसा डोंग की पहली बात थी, हा 2000 साल हो गए ब्लू यू और तुम अभी तक गॉड नहीं बने। मैं मुस्कुराया, मुसीबत हो गई। बोसा डोंग को जल्द ही कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने मुझसे पूछा कि क्या मेरे पास अब गॉड किंग रेल्म में प्रवेश करने की पूरी क्षमता है। मैंने सीधे जवाब नहीं दिया, लेकिन वो सब समझ गया। 2000 साल पहले मैंने जो कहा था, जब तक गॉड किंग नहीं बनूंगा तुमसे नहीं मिलूंगा, वो कोई मजाक नहीं था। मैंने सच में नश्वर दुनिया में रहते हुए अपनी कल्टीवेशन रेल्म को 2000 साल तक दबाकर रखा था, सिर्फ एक ही कदम में गॉड किंग रेल्म में प्रवेश करने के लिए। कौन किसे सजा देगा ये अभी तय नहीं हुआ था, लेकिन जाने से पहले बोसा डोंग ने मेरे लिए एक और मुसीबत खड़ी कर दी।
उसने सबके सामने डिवाइन डिक्री जारी करते हुए कहा, आज से सी गॉड आइलैंड की देखरेख ब्लू यू करेगा। मेरी बात ही सी गॉड की इच्छा मानी जाएगी। बोसाई और 7 सेक्रेड पिलर दो लोग तुरंत घुटनों के बल बैठ गए। सी गॉड की डिवाइन डिक्री का पालन करेंगे। ब्लू यू सामा को प्रणाम। मैंने बेबसी से बोसाडोंग को देखा। यह आदमी जाते जाते भी पूरी सी गॉड आइलैंड मेरे सिर पर डाल गया। मुझे इससे भी ज्यादा हैरानी इस बात पर हुई कि बोसाडोंग के गॉड रेम लौटते ही सबसे पहले उसे कियान यूहान ने रोक लिया। 2000 साल बीत जाने के बाद भी जिस बात की उसे सबसे ज्यादा चिंता थी वो मैं ही था। जब उसे पता चला कि मैं सुरक्षित हूं और मैंने सी गॉड ट्राइडेंट को एक क्वाजी सुपर डिवाइन आर्टिफैक्ट बना दिया है, तब जाकर उसने राहत की सांस ली। लेकिन जब उसे पता चला कि मैं टियानमू की शक्ति का सहारा लेकर गॉड किंग रेल में प्रवेश करने वाला हूं, तो वो काफी देर तक खामोश रहा। वुहॉन पैलेस में कियान डाओलियो अभी यही सोच रहा था कि क्या वो टॉप 10 पीक सोल मास्टर्स की सूची में जगह बना पाएगा। तभी अगले ही पल वर्शिप हॉल में मौजूद एंजल गॉड की प्रतिमा अचानक चमक उठी। कियान यूहान ने निचली दुनिया में बची अपनी डिवाइन पावर के माध्यम से उससे संपर्क किया और डिवाइन डोमेन उतार दिया। उसने वुहॉन पैलेस के पूरे इंटेलिजेंस नेटवर्क को एक व्यक्ति की तलाश में लगा दिया। उसका नाम ब्लू यू है। अगर उसकी कोई भी खबर मिले तो तुरंत वुहॉन पैलेस को बताना। पूरे वुहॉन पैलेस में उसे देखकर ऐसा समझा जाए जैसे स्वयं एंजल गॉड सामने हो। उसे किसी भी हालत में नाराज मत करना। कियान डाओलियो पूरी तरह स्तब्ध रह गया। सिर्फ एक नाम ऐसा कैसे हो सकता है जिसके लिए एंजल गॉड इतनी सख्त आज्ञा जारी करे। वो खुद को रोक नहीं पाया और पूछ बैठा, आखिर ब्लू यू कौन है? कियान यूहान कुछ देर खामोश रहे। फिर उसने 2000 साल से बंद पड़े एक निषिद्ध स्थान को खोल दिया। वुहॉन हॉल के सबसे गहरे हिस्से में एक धूल से ढकी ब्लू सिल्वर एम्परर की प्रतिमा मौजूद थी। प्रतिमा पर बना पुरुष सीधा और मजबूत खड़ा था, जबकि उसके चारों ओर अनगिनत ब्लू सिल्वर ग्रास लिपटी हुई थी। कियान डाओलियो ने अपनी सोल पावर प्रतिमा में प्रवाहित की। 2000 साल पहले की सारी घटनाएं तुरंत उसके दिमाग में उमड़ पड़ी। वो उसी समय जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा, क्योंकि अब उसे आखिरकार पता चल गया था। ब्लू यू 2000 साल पहले एंजल गॉड के साथ मिलकर वुहॉन पैलेस की स्थापना करने वाला असली पूर्वज था। कियान डाओलियो का पूरा शरीर उत्साह से कांपने लगा। उसने तुरंत वर्शिप हॉल के सभी वर्शिपर्स को बुलाया और पोप बिबीडोंग को भी वहां बुला लिया। फिर उसने सबके सामने घोषणा की, आज से वुहॉन पैलेस की पूरी शक्ति का इस्तेमाल ब्लू यू हमारे पूर्वज को खोजने में किया जाएगा। जिसने भी हमारे पूर्वज को नाराज किया उसे सबसे पहले मैं खुद खत्म करूंगा। ब्लू यू एंजल गॉड के पति और वुहॉन पैलेस के असली पूर्वज थे। इसका मतलब था कि अगर मैं वुहॉन पैलेस में वापस आ गया तो उसके पास मौजूद सारी सत्ता और अधिकार हिल सकते थे। इसलिए वो तुरंत अपने गुप्त कमरे में लौट गया और राक्षसा गॉड से संपर्क किया। राक्षसा गॉड ने जैसे ही ब्लू यू नाम सुना, उसकी आवाज तक बदल गई, क्योंकि उसे भी लगता था कि मैं बहुत पहले मर चुका हूं। उसने बिबीडोंग को बताया कि बोसाडोंग और कियान यूहान के गॉड रेल में असेंड करने के बाद दोनों ने मिलकर मेरी हेवनली सीक्रेट्स को छिपा दिया था, और इन 2000 वर्षों में मैं लगातार दूलो कॉन्टिनेंट से दूर दूसरे महाद्वीपों में अपनी शक्ति इकट्ठी करता रहा था। लेकिन जिस बात से राक्षसा गॉड सबसे ज्यादा भयभीत था वो ये थी कि बिना गॉड बने भी 2000 साल तक जीवित रहना उसकी समझ से पूरी तरह परे था। इसलिए राक्षसा गॉड ने बिबीडोंग को सख्त आदेश दिया, उसे बिल्कुल मत छेड़ना और टियानमू पर कड़ी नजर रखना, क्योंकि जैसे ही उसकी गिनती शुरू होगी ब्लू यू का नाम निश्चित रूप से सूची में आएगा। उधर श्रेक अकेडमी में टैंग सान भी टियानमू की ओर देख रहा था। उसने अपनी पर्पल डीमन आई से टियानमू को देखने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल उसकी दोनों आंखों में तेज दर्द होने लगा और यहाँ तक कि उनमें से खून भी बहने लगा। वहीं टैंग हाओ किसी भी व्यक्ति से ज्यादा बेचैन था। उसे डर था कि टियानमू उसके उस पूरे प्लान को उजागर कर देगा जिसमें उसने टैंग सान को तैयार करके वुहॉन पैलेस से बदला लेने की योजना बनाई थी। टैंग हाओ को लगा कि ब्लू सिल्वर फॉरेस्ट में मेरी इनहेरिटेंस छिपी हुई है। अगर टैंग सान को मेरी इनहेरिटेंस मिल गई तो उसकी ताकत तेजी से बढ़ जाएगी। इसलिए वो उसी रात ब्लू सिल्वर फॉरेस्ट की ओर निकल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने ब्लू सिल्वर किंग को ढूंढ लिया, लेकिन जैसे ही ब्लू सिल्वर किंग ने सुना कि टैंग हाओ मेरी इनहेरिटेंस की तलाश में आया है, वो उसी समय गुस्से में आ गया। एंसेस्टर सामा बिल्कुल भी नहीं मरे हैं, वो ब्लू सिल्वर क्लैन के असली गॉड हैं। टैंग हाओ वहीं खड़ा रह गया। उसे किसी भी तरह विश्वास नहीं हो रहा था कि बिना गॉड बने कोई इंसान 2000 साल तक कैसे जीवित रह सकता है। लेकिन ब्लू सिल्वर किंग ने उसे बताया उसमें एएन सिर्फ इसलिए ब्लू सिल्वर किंग बन पाई थी क्योंकि जब एंसेस्टर सामा सो रहे थे तब उनके शरीर से गिरी एक बूंद ओस उसे प्राप्त हुई थी। सिर्फ एक बूंद ओस ने ही एक 10वां बीज पैदा किया। सिर्फ एक बूंद ओस ने ही एक 10,000 साल पुरानी ब्लू सिल्वर एम्परर की आत्मा को जन्म दिया था। ये सुनकर टैंग हाओ के होश उड़ गए। उसने तुरंत एएन को देखा जो एक पेड़ के पास खड़ी थी। उसने पाया कि उसकी आंखें धीरे धीरे नीली होने लगी थी, जैसे उसके भीतर कुछ जाग रहा हो। टैंग हाओ ने समझा कि वो एंसेस्टर सामा की शक्ति का एक हिस्सा थी। अब उसे इस बात का पछतावा हो रहा था कि उसने इतनी बड़ी गलती की। वो तुरंत वापस श्रेक अकेडमी की ओर दौड़ा ताकि टैंग सान को रोक सके। टियानमू पर जैसे ही गिनती शुरू हुई, ब्लू यू का नाम स्क्रीन पर आ गया। पूरी दुनिया हैरान रह गई। किसी ने इस नाम के बारे में नहीं सुना था। वुहॉन पैलेस के सभी बड़े गुरु अब मेरी तलाश में जुट गए थे, लेकिन कोई भी मेरे सीधे रास्ते में आने का साहस नहीं कर पा रहा था। मैंने धीरे धीरे अपनी शक्ति को बढ़ाना शुरू कर दिया था। टियानमू ने घोषणा की कि मैं गॉड किंग रेल्म में सफलतापूर्वक प्रवेश कर चुका हूं और दूलो कॉन्टिनेंट में मेरा दबदबा कायम हो गया है। वुहॉन पैलेस ने तुरंत अपने सारे मिशन रद्द कर दिए और मेरे स्वागत की तैयारियां शुरू कर दी, क्योंकि उन्हें एहसास हो चुका था कि मैं उनके अस्तित्व का असली आधार हूं। शेरेक अकेडमी में भी हलचल मच गई, जहां टैंग सान और टैंग हाओ को समझ आने लगा कि किस महान हस्ती से उनका सामना हुआ है। मेरी विरासत ने सभी को एक नई दिशा दी और पूरे महाद्वीप में शांति का एक नया युग शुरू हो गया।
इस तरह 2000 सालों के लंबे इंतजार और संघर्ष के बाद आखिरकार न्याय की जीत हुई और वुहान पैलेस तथा पूरे दूलो कॉन्टिनेंट में एक नए शांतिपूर्ण युग का सूत्रपात हुआ। दूलवो कॉन्टिनेंट में छिपकर 2000 साल बिताने के बाद मैं अब गॉड किंग रेल्म में प्रोपा करने ही वाला था। तभी अचानक एक तियानमू प्रकट हो गया। वो दूलवो कॉन्टिनेंट के टॉप 10 पीक सोल मास्टर्स का हिसाब करने वाला था। और अब मैं, जो ब्लू सिल्वर डेमीगॉड के रूप में इतने सालों से छिपा हुआ था, भी ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता था। तियानमू के प्रकट होने के 10वें दिन मैं सी ब्लू सिल्वर डोमेन में पहुंचा। 2000 साल पहले मैंने अपने हाथों से एक वाटर एट्रीब्यूट ब्लू सिल्वर ग्रास को विकसित किया था। आज वे पहले ही पूरे समुद्र में फैल चुके थे और यहां तक कि एक 2 लाख साल पुराना सी ब्लू सिल्वर एम्परर भी पैदा हो चुका था। जैसे ही सी ब्लू सिल्वर एम्परर ने आदेश दिया, समुद्र की गहराई से करोड़ों नीले प्रकाश बिंदु उठने लगे और मेरे शरीर में समा गए। ये सी ब्लू सिल्वर क्लैन द्वारा 2000 वर्षों से जमा की गई फेथ पावर थी। इसे प्राप्त करने के बाद मैं गॉड किंग रेल्म से बस आखिरी कदम दूर रह गया था। लेकिन ठीक इसी समय मेरे पर्सनल स्पेस में अचानक रोशनी चमकी। गैरिन बाहर आ गया था। वो मेरी गोद ली हुई बेटी और वर्तमान फायर ड्रैगन किंग थी। 2000 साल पहले जब मैं स्टार लोअर कॉन्टिनेंट में घूम रहा था, तब मुझे संयोग से एक ड्रैगन बोन मिली थी। उस ड्रैगन बोन की लॉ मनुष्यों को अस्वीकार करती थी। मैं उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था, लेकिन ड्रैगन बोन ने खुद ही मुझे एक आइस सील्ड ड्रैगन एग दे दिया। मैंने अपनी लाइफ ओरिजिन की शक्ति खर्च करके आखिरकार उस अंडे को बाहर निकाला। गैरिन वही छोटी फायर ड्रैगन थी। इन वर्षों में मैंने इकट्ठे किए गए लगभग सभी शीर्ष स्तर के सोल बीस्ट रिसोर्सेज और हेवनली मटीरियल्स को उसे दे दिया था, और अब आखिरकार वो 5 लाख साल की हेवनली ट्रिब्यूलेशन पार कर चुकी थी। अगले ही पल स्पेस मुड़ गया। गैरिन ने मेरे द्वारा दी गई डिवाइन आर्टिफैक्ट स्पेस टाइम डिवाइन शटल की मदद से आधे दुलवो स्टार को पार किया और सीधे मेरे सामने आ गई। डैड में सफल हो गई। उसने लाल रंग की पोशाक पहन रखी थी और उसके चेहरे पर गर्व साफ दिखाई दे रहा था। 5 लाख साल की कल्टीवेशन उसे 7 लाख या 8 लाख साल पुराने सुपर फियर्स बीस्ट से भी सीधे भिड़ने के लिए काफी थी। मैंने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अभी अभी ब्रेक थ्रू किया है और इतना घमंड। गैरिन ने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई। अगर डीटियान जैसे किसी पुराने मॉन्स्टर से सामना हो जाए तो मैं उससे भी भिड़ने की हिम्मत रखती हूँ। मैंने उसका उत्साह नहीं तोड़ा। मैंने सिर्फ इतना बताया कि दूलवो कॉन्टिनेंट जल्द ही अराजक होने वाला है और उसे मेरे साथ रहना होगा। मैंने दूलवो कॉन्टिनेंट के सनसेट फॉरेस्ट की तरफ देखा। वो पहले तो हैरान हुई, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें चमक उठी, क्योंकि 2000 साल पहले जब वो ड्रैगन एग से बाहर निकली थी, तब मैंने उससे वादा किया था कि जब मैं दूलवो कॉन्टिनेंट वापस लौटूंगा तो उससे पिछली पीढ़ी के फायर ड्रैगन किंग के मरने की जगह दिखाऊंगा। गॉड रेल्म की उस बड़ी लड़ाई के बाद फायर ड्रैगन किंग और वाटर ड्रैगन किंग दूलवो कॉन्टिनेंट में मारे गए थे और ओरिजिन पावर आइस फायर यिन यांग वेल में बदल गई थी। मैंने सी ब्लू सिल्वर एम्परर को समुद्री क्षेत्र की रक्षा जारी रखने का आदेश दिया और गैरिन को लेकर सीधे सनसेट फॉरेस्ट की तरफ निकल पड़ा। जैसे ही हम जंगल के ऊपर पहुंचे, गैरिन का चेहरा अचानक बदल गया। उसने अपना सीना पकड़ लिया और जंगल की गहराई में ताकती लगा के देखने लगी। ये उसके ब्लड लाइन की सबसे गहराई से आने वाली पुकार थी। अगले ही पल वो अपने शरीर के भीतर उबल रही फायर ड्रैगन किंग ब्लड लाइन को और नहीं रोक सकी और एक ड्रैगन रॉर ने पूरे आसमान और धरती को हिला दिया। गैरिन सीधे अपने असली रूप में बदल गई। उसका विशाल शरीर आसमान और सूरज तक को ढक रहा था। अनगिनत सोल बीस्ट जमीन पर घुटनों के बल झुक गए। यहां तक कि जंगल में सोल बीस्ट का शिकार कर रहे मानव सोल मास्टर्स भी इस दबाव के कारण जमीन पर घुटनों के बल गिर गए और अपना सिर तक नहीं उठा पाए। आइस फायर यिन यांग वेल के पास दूगू बो ने अभी अभी अपनी कल्टीवेशन खत्म की ही थी कि उसने आसमान में उस फायर ड्रैगन को देख लिया। उसका चेहरा उसी वक्त सफेद पड़ गया, लेकिन असली डरावनी घटना अभी बाकी थी। आइस फायर यिन यांग वेल अचानक उथल पुथल करने लगा। गर्म आग की लहरें उफनने लगी और अत्यधिक ठंडी बर्फीली ऊर्जा भी उबलने लगी। दोनों लंबे वक्त से शान पड़े ड्रैगन किंग ओरिजिन्स गैरिन की ऑरा से पूरी तरह जाग उठे थे। आइस फायर यिन यांग वेल की 10,000 मीटर गहराई के नीचे 2 रेजिडुअल सोल्स ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। फायर ड्रैगन किंग ने गैरिन की ब्लड लाइन को महसूस किया। पहले तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन अगले ही पल वो आसमान की ओर देखकर जोर से हंस पड़ा। यह मेरा वंशज है, वह वर्तमान फायर ड्रैगन किंग है। लेकिन वाटर ड्रैगन किंग खामोश रहा। फायर ड्रैगन किंग के पास अभी भी एक वंशज था, लेकिन वाटर ड्रैगन क्लैन का तो कोई पता ही नहीं था। गैरिन ने अपने पूर्वज की पुकार सुनी तो तुरंत डैड का हाथ पकड़ लिया। जल्दी नीचे चलते हैं। मैं उसे लेकर आइस फायर यिन यांग वेल के पास उतरा। दूगो वो फॉर्मेशन के किनारे छुपा हुआ था और उसका पूरा सर ठंडे पसीने से भीग चुका था। मैंने सिर्फ उसकी ओर देखा, वहीं रहो, हिलना मत। दूगुबो ने तेजी से सिर हिलाया, मानो वो खुद को जमीन में ही गाड़ देना चाहता हो। अगले ही पल एक विशाल लाल और एक विशाल नीली ड्रैगन सोल झरने के पास ऊपर उठी। फायर ड्रैगन किंग गैरिन की पहचान पूछने वाला था कि उसने उसे मुझे डैड कहते हुए सुन लिया। दोनों ड्रैगन किंग्स उसी समय असंतुष्ट हो गए। एक महान फायर ड्रैगन किंग किसी इंसान को अपना पिता कैसे मान सकता था? गैरिन तुरंत मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। नहीं, मेरे डैड के बिना कौन मेरे डैड का अपमान करने की हिम्मत कर सकता है? अगर ऐसा है तो मुझे ये इनहेरिटेंस नहीं चाहिए। दोनों गॉड किंग्स और ड्रैगन किंग्स तुरंत उसकी बात से निरुत्तर हो गए। मैं उसे यहाँ ड्रैगन एंसेस्टर से कुछ मांगने के लिए नहीं लाया हूँ। मैं सिर्फ उसका वो अवसर वापस लेने आया हूँ जो मूल रूप से उसी का है। फायर ड्रैगन किंग और वाटर ड्रैगन किंग ने मेरी कल्टीवेशन को जांचना शुरू किया, लेकिन जितना ज्यादा वे जांचते गए उतना ही ज्यादा हैरान होते गए। मेरे शरीर के भीतर सोल पावर की कोई हलचल नहीं थी, लेकिन मेरे आसपास स्पेस लॉज की शक्ति उनके द्वारा याद किए गए स्पेस गॉड से भी ज्यादा भयानक थी। मैंने फायर ड्रैगन किंग की ओर देखा।
तुम दोनों की रेजिडुअल सोल ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगी। अपनी ओरिजिन पावर गैरन को दे देना ही सबसे अच्छा विकल्प है। फायर ड्रैगन किंग काफी देर तक खामोश रहा, अंततः उसने सिर हिला दिया। लेकिन वाटर ड्रैगन किंग ने एक लंबी सांस छोड़ी। फायर ड्रैगन किंग के पास अभी भी एक वंशज था, लेकिन वाटर ड्रैगन क्लैन को अपना एक भी वंशज नहीं मिला था। अंत में उसकी आखिरी वाटर ड्रैगन ओरिजिन पावर भी उसकी रेजिडुअल सोल के साथ धीरे धीरे खत्म हो जाने वाली थी। मैंने उससे एक वादा किया, अपनी वाटर ड्रैगन ओरिजिन पावर भी गैरन को दे दो। मैं तुम दोनों की ट्रू स्पिरिट्स को नष्ट नहीं होने दूंगा। जब मैं गॉड रैन को तोड़कर आगे निकल जाऊंगा, तब मैं तुम्हारे लिए दोबारा ड्रैगन बॉडीज बना दूंगा। वाटर ड्रैगन किंग को मेरी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। गॉड रैन को तोड़कर निकलना और फिर ड्रैगन बॉडी को दोबारा बनाना, उस वक्त के ड्रैगन गॉड तक ऐसा नहीं कर पाए थे। एक ऐसे इंसान में जो अभी तक गॉड भी नहीं बना था, आखिर इतनी बड़ी बात कहने की हिम्मत कैसे हो सकती थी? मैंने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, बस अपना हाथ उठाया। एक चांदी जैसी रोशनी मेरी हथेली में दिखाई दी। अगले ही पल पूरी आइस फायर यिन यांग वेल की स्पेस मानो मेरे द्वारा दुनिया से अलग कर दी गई। दोनों गॉड किंग की रेजिडुअल सोल्स एक एक साथ अपनी आत्मा की गहराई से खड़ी हो गई। अब उन्हें आखिरकार समझ आ गया था, उनके सामने खड़ा ये इंसान उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा भयानक था। वाटर ड्रैगन किंग काफी देर तक खामोश रहा, अंततः उसने भी हामी भर दी। वैसे भी अंत में हमें नष्ट ही होना है, तो फिर तुम्हारे साथ एक बार ये दाव खेल लेते हैं। लेकिन उसने पहले ही गैरन को चेतावनी दे दी। फायर और वाटर दोनों गॉड किंग ओरिजिन्स एक दूसरे के विपरीत हैं। अगर तुमने इन्हें एक साथ फ्यूजन किया और थोड़ी भी गलती हुई तो तुम्हारा शरीर फट सकता है और तुम मर सकती हो। लेकिन गैरन को बिल्कुल डर नहीं लगा। उसने सहजता से कहा, जब डैड मेरे साथ हैं तो डर किस बात का। वह आइस फायर यिन यांग वेल के सामने बैठ गई। लाल और नीले झरने के मिलन वाले स्थान पर अगले ही पल फायर ड्रैगन किंग और वाटर ड्रैगन किंग ने एक साथ अपनी ओरिजिन पावर को सक्रिय कर दिया। एक लाल और एक नीली प्रकाश स्तंभ आसमान तक उठी और सीधे गैरन के शरीर में समा गई। गैरन ने दर्द से एक आवाज निकाली। उसका आधा शरीर लाल और आधा बर्फीला नीला हो गया। आइस और फायर की ओरिजिन पावर उसके शरीर के भीतर बुरी तरह टकराने लगी, मानो उसकी सारी मरीडियंस को फाड़ कर रख देगी। दोनों ड्रैगन किंग्स भी घबरा गए, लेकिन मैंने सिर्फ एक शब्द कहा, स्थिर। स्पेस लॉ सीधे गैरन के शरीर में प्रवेश कर गए। जो आइस और फायर ओरिजिन्स अभी एक दूसरे से लड़ रही थीं, उन्हें मैंने जबरन दबा दिया। इसके बाद दोनों शक्तियां धीरे धीरे एक दूसरे में फ्यूज होने लगी। दोनों ड्रैगन किंग्स ये देखकर पूरी तरह स्तब्ध रह गए। एक्सट्रीम आइस और एक्सट्रीम फायर की आपसी असंगति इतनी ज्यादा थी कि गॉड रेल्म के लॉ एनफोर्सर्स के लिए भी इसे संभालना मुश्किल था। लेकिन मैंने सिर्फ अपना हाथ उठाया और दोनों शक्तियों को नियंत्रित कर दिया। जब उसकी कल्टीवेशन बढ़ेगी तब यह सील अपने आप खुल जाएगा। 10 दिन बाद गैरन ने दोनों ओरिजिन्स को पूरी तरह फ्यूज कर लिया। उसके शरीर के भीतर की शक्ति पूरी तरह फूट पड़ी। 6 लाख साल की हेवनली ट्रिब्यूलेशन आ गई। वो सीधे ट्रिब्यूलेशन क्लाउड्स में घुस गया। एक अगरबत्ती जलने जितने समय के अंदर ही ट्रिब्यूलेशन क्लाउड्स बिखर गए। इसके तुरंत बाद 7 लाख साल की हेवनली ट्रिब्यूलेशन आ गई। गैरन वहीं खड़ा रहा और उसने लाल नीली मिली हुई ड्रैगन ब्रेथ बाहर छोड़ी। उसने सीधे पूरे ट्रिब्यूलेशन क्लाउड्स को चीरकर नष्ट कर दिया। आधे दिन बाद 8 लाख साल की हेवनली ट्रिब्यूलेशन नदीन हुई। इस बार उसने फायर ड्रैगन किंग का असली रूप धारण किया और आसमान में गिरी पूरी ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग को एक ही बार में निगल लिया। एक ही दिन में 3 हेवनली ट्रिब्यूलेशंस। गैरन 5 लाख साल पुराने फियर्स बीस्ट से सीधे 8 लाख साल पुराने फियर्स बीस्ट के स्तर तक पहुंच गया। वो वापस अपने मानव रूप में आया और उत्साहित होकर मेरे पास दौड़ता हुआ आया। डैड, अब क्या मैं एक मुक्के में दियाटियान को उड़ा सकता हूं? मैंने उसके सिर पर हाथ मारा। ज्यादा घमंड मत करो, असली चीज डिवाइन नेचर है। गैरन ने तभी खुद को थोड़ा संभाला। फिर उसने फायर ड्रैगन किंग और वाटर ड्रैगन किंग की ओर मुड़कर गंभीरता से प्रणाम किया। लेकिन दोनों ड्रैगन किंग्स की रेसिडुअल सोल्स अब लगभग पारदर्शी हो चुकी थी। मैंने उनसे वादा किया था, इसलिए मैं अपना वादा कैसे तोड़ सकता था। मेरी हथेली से लाइफ पावर बाहर निकली। हरी रोशनी आइस फायर यिन यांग वेल के आसपास फैल गई। वहां मौजूद सूखी घास उसी पल अंकुरित होने लगी। आसपास की इमॉर्टल अर्ब्स भी तेजी से बढ़ने लगी। दोनों ड्रैगन सोल्स का शरीर भी आंखों के सामने तेजी से ठोस होने लगा। वाटर ड्रैगन किंग पूरी तरह अवाक रह गया। लाइफ लॉ, तुम अभी तक गॉड नहीं बने हो, फिर भी तुम लाइफ गॉडेस से भी ज्यादा शुद्ध लाइफ पावर को कैसे नियंत्रित कर सकते हो? फायर ड्रैगन किंग भी खामोश हो गया। स्पेस लॉ, लेट ब्लूमर, जितना लंबा जीवन उतनी भयानक अक्यूमुलेशन। अगर मैं गॉड किंग बन गया तो मैं निश्चित रूप से कोई साधारण गॉड किंग नहीं रहूंगा। दोनों ड्रैगन किंग्स ने आखिरकार अपना सिर झुका दिया। ब्लू यू सामा, ड्रैगन क्लैन आप पर एक बहुत बड़ा ऋण रखता है। ठीक इसी समय आसमान के ऊपर पिछले 10 दिनों से शांत पड़ी सुनहरी तियानमो अचानक कांप उठी। कॉन्टिनेंट में गूंज उठी। 10 दिन पूरे हो चुके हैं। डोलो कॉन्टिनेंट के टॉप 10 पीक सोल मास्टर्स की गिनती आधिकारिक रूप से शुरू होती है। पूरे महाद्वीप की नजरें तियानमू पर टिक गईं। सी गॉड आइलैंड पर बोसा सी ने अपनी सांस रोक ली। वुहुन हॉल में क्यान डाओलियू आसमान को घूरता रहा और उम्मीद करने लगा कि उसे भी इस सूची में एक स्थान मिलेगा। श्रेक अकेडमी में यू शाओ गैंग का चेहरा उत्साह से लाल हो गया और वाटरफॉल के पीछे की गुफा में टैंग हाउ ने भी अपना सिर उठाकर तियानमू की ओर देखा। सुनहरी रोशनी इकट्ठी हुई। एक पंक्ति ने आसमान को चीर दिया। 10वां स्थान, हॉतियन डोलुओ टैंग हाउ। मूल्यांकन, एक हथौड़े से फैसला। रेड स्ट्रीट में कोई प्रतिद्वंदी नहीं। उसने केवल हाल ही में टाइटल डोलुओ बनने के बाद वुहुन पैलेस के 2 पोप लेवल पीक डोलुओ को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। टैंग हाउ स्तब्ध रह गया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो केवल 10वें स्थान पर आएगा। वुहुन पैलेस में क्यान डाओलियू का चेहरा और भी ज्यादा गंभीर हो गया। अगर टैंग हाउ भी सूची में आ सकता है तो फिर वो खुद एक लेवल 99 सुप्रीम डाओलुओ आखिर किस स्थान पर होगा?
अगले ही पल तियानमू का दृश्य खुल गया। एक अंधेरे जंगल में टैंग हाओ आधे घुटने पर बैठा था और अपनी बाहों में अभी अभी मर चुकी एइन को पकड़े हुए था। ऊपर से क्यान शुंजी साथ में क्रिसांथोमम डोलुओ और गोस्ट डोलुओ आसमान से नीचे उतर रहे थे। उनका निशाना सिर्फ एइन का 1 लाख साल का सोल रिंग नहीं था, बल्कि टैंग हाओ के शरीर पर मौजूद सोल बोन भी उनका लक्ष्य था। एइन के गायब होने से पहले उसके मुंह से सिर्फ आखिरी शब्द निकले, हमारे बच्चे का ख्याल रखना। अगले ही पल 1 लाख साल का सोल रिंग टैंग हाओ के शरीर में समा गया। उसके 9 सोल रिंग्स एक साथ दिखाई दिए। टैंग हाओ आधिकारिक रूप से टाइटल डोलुओ बन गया। उसने एक हाथ से टैंग सान को कसकर पकड़ लिया और दूसरे हाथ में हॉतियन हैमर थाम लिया। क्यान शुंजी और बाकी दोनों के सामने उसने सीधे रिंग डेटोनेशन कर दिया। क्यान शुंजी की दोनों बाहों की हड्डियां टूट गईं और वो खून उगलते हुए दूर जा गिरा। युए ग्वान का हमला अभी उसके पास पहुंचा भी नहीं था कि हैमर एज के दबाव से वो पीछे हट गया। गोस्ट डोलुओ ने पीछे से हमला करने की कोशिश की। टैंग हाओ ने पलटकर एक ही हथौड़े से उसके आधे कंधे को कुचल दिया। दूसरा हथौड़ा गिरा, धरती पूरी तरह फट गई। आसपास 100 जांग के दायरे में मौजूद पेड़ तक चूर्ण में बदल गए। क्यान शुंजी गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। क्रिसांथोमम डोलुओ और गोस्ट डोलुओ अब दोबारा लड़ने की हिम्मत नहीं कर सके। वे क्यान शुंजी को लेकर बुरी तरह घायल हालत में वहां से भाग गए। तियानमू का दृश्य आखिरकार वहीं रुक गया। टैंग हाओ का पूरा शरीर खून से लथपथ था। एक हाथ में टैंग सान था और दूसरे हाथ में हॉतियन हैमर। उसने अपनी बाहों में मौजूद बच्चे की ओर देखा और भारी आवाज में कहा, शाओ सान, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी मां का पहला बदला ले लिया। दृश्य गायब हो गया। पूरा डोलो कॉन्टिनेंट पूरी तरह उबल पड़ा। यू शाओ गैंग उत्साह से लाल हो गया। उसकी नजर में यही अटैक टाइप सोल मास्टर की चरम सीमा थी। बिबी डोंग ने क्यान शुंजी को एक ही हथौड़े से उड़ाए जाने का दृश्य देखा और उसके होठों पर ठंडी मुस्कान आ गई। क्यान शुंजी की उस समय की बेइज्जती अब पूरे महाद्वीप के सामने पूरी तरह उजागर हो चुकी थी। लेकिन क्यान डाओलियू गुस्से से दहाड़ उठा और उसने कुर्सी का हत्था तक कुचल दिया। टैंग हाओ ने न सिर्फ उसके बेटे को मार डाला था, बल्कि अब पूरे महाद्वीप के सामने वुहुन पैलेस की भी पूरी तरह बेइज्जती कर दी थी। सनसेट फॉरेस्ट में गैरन ने तिरस्कार से होंठ सिकोड़ लिए। एक औरत के सहारे और जाल बिछाकर हासिल की गई ताकत को भी पीक कहा जा सकता है। फायर ड्रैगन किंग भी उतना ही तिरस्कार से भरा था। उनके युग में इस तरह जबरदस्ती बाहरी शक्ति उधार लेकर अपनी नींव को नुकसान पहुंचाने वाली तकनीक को असली ताकत माना ही नहीं जाता था। ग्रैंड सुमेरु हैमर की रिंग डेटोनेशन टेक्निक दुश्मन को 1000 नुकसान पहुंचाती है, लेकिन खुद को भी 800 नुकसान देती है। उस लड़ाई में टैंग हाओ के शरीर में जो गंभीर आंतरिक चोटें रह गई थी, उनकी वजह भी वही लड़ाई थी। गैरन ने अचानक तियानमू के दृश्य में एएन को देखा। डैड, वो ब्लू सिल्वर एम्पर क्या आपकी संतान मानी जाएगी? मैं मुस्कुराया। मुश्किल से कहा जा सकता है कि थोड़ा संबंध है। 2000 साल पहले एएन को बस अनजाने में मेरे द्वारा छोड़े गए कुछ ब्लड लाइन रिसोर्सेज मिले थे और उसी के सहारे वो धीरे धीरे ब्लू सिल्वर एम्पर बन गए। लेकिन मैंने गैरन को यह नहीं बताया कि उसके आगे सूची में आने वाले 9 लोग ही असली ऐसे अस्तित्व थे जो पूरे डोलो कॉन्टिनेंट को पूरी तरह निराशा में डाल सकते थे। डोलुओ टंटन में छुपकर 2000 साल बिताने के बाद मैं अब गॉड किंग रेल में तपा करने ही वाला था। तभी अचानक एक तियानमू प्रकट हो गया। वो डोलुओ कंटिनेंट के टॉप 10 पीक सोल मास्टर्स का हिसाब करने वाला था और अब मैं ब्लू सिल्वर डेमीगॉड भी ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता था। तियानमू की 10वें नंबर की सूची में हॉटियन डोलुओ टैंग हॉ का नाम आया। उसने 20 साल पहले हुई उस लड़ाई को सबके सामने उजागर कर दिया। एयिन ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था। टैंग हॉ ने अभी अभी टाइटल डोलुओ का रेल्म हासिल किया था और उसने अपने सोल रिंग्स को विस्फोटित करके वुहुन पैलेस के पोप क्यान जुंजी को एक ही हथौड़े से गंभीर रूप से घायल कर दिया था। उसने क्रिसांथोमम डोलुओ और घोस्ट डोलुओ को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उस लड़ाई के बाद टैंग हॉ पूरे महाद्वीप की एक लेजेंड बन गया था। लेकिन अब तियानमू ने उसे जो रिवॉर्ड दिया वो उसकी उपलब्धि से भी ज्यादा क्रूर था। 10वें स्थान का रिवॉर्ड 2 विकल्पों में से एक चुने। विकल्प 1 लाख साल पुराने ब्लू सिल्वर एम्परर एयिन को पुनर्जीवित करना। विकल्प 2 पिछले हॉटियन सेक्ट मास्टर उसके पिता टैंग टियान को पुनर्जीवित करना। एक वो पत्नी थी जिसने उसके लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। दूसरे वो पिता थे जिनकी मृत्यु उसके कारण दुख और गुस्से में हुई थी। ये चुनाव सामने आते ही पूरा डोलुओ कॉन्टिनेंट हिल गया। सेंट सोल विलेज के पीछे पहाड़ पर टैंग हाओ तियानमू को घूरता रहा। उसके हाथ में पकड़ी शराब की बोतल जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गई। वो घुटनों के बल बैठ गया और दोनों हाथों से अपना सिर पकड़कर दर्द से कांपने लगा। अगर वो एयिन को पुनर्जीवित करता तो उसका पूरा परिवार फिर से एक साथ हो सकता था। लेकिन टैंग टियान को उसने ही मुसीबत में डाला था और उसी के कारण उसके पिता की जान गई थी। अगर वो अपने पिता को छोड़ देता तो वो उसी समय श्रेक अकेडमी भी पूरी तरह हिल गई। टैंग सान अवाक होकर तियानमू को देख रहा था। आज तक उसे पता ही नहीं था कि उसका रोज शराब पीने वाला और कम बोलने वाला लोहार पिता वास्तव में हॉटियन डोलुओ टैंग हॉ था। टैंग सान ने अपनी मुट्ठियां कस ली। उसकी मां को वुहुन पैलेस ने मरने पर मजबूर किया था और उसके पिता ने वर्षों तक अपनी पहचान छिपाकर जीवन बिताया था। उसने मन ही मन इस दुश्मनी को याद रख लिया। लेकिन उसके पास खड़ी शाओ वू का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। टैंग हॉ एक टाइटल डोलुओ था। 4 साल पहले जब टैंग सान ने नोडिंग अकेडमी में प्रवेश लिया था तब टैंग हाओ को शाओ वू के अस्तित्व के बारे में पहले से पता था। तो क्या उसने बहुत पहले ही उसकी 1 लाख साल की सोल बीस्ट फाकेंग की पहचान देख ली थी? शाओ वू जितना सोचती गई उतनी ही डरती गई, यहां तक कि उसे शक होने लगा कि टैंग हॉ ने उस समय हमला नहीं किया क्योंकि वो उसे टैंग सान के पास पालना चाहता था और जब टैंग सान टाइटल डोलुओ बन जाएगा तब वो उसके लिए सैक्रिफाइस करवाएगा। लेकिन टैंग सान को देखते हुए वो इस बात पर विश्वास भी नहीं करना चाहती थी। टैंग हॉ की पत्नी भी एक 1 लाख साल की सोल बीस्ट थी। उसे लगा कि शायद टैंग हॉ उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा।
लेकिन ये विचार आते ही शाओवो को खुद ही ये बेतुका लगा। जो इंसान अपने पिता और अपनी सोल बीस्ट पत्नी के बीच चुनाव करने को लेकर इतना उलझ सकता है, क्या वो सच में उसके जैसे 1 लाख साल के सोल बीस्ट के खिलाफ कोई योजना नहीं बना रहा होगा? त्यानमू पर 2 तस्वीरें एक साथ दिखाई दी। बाईं तरफ युवा टैंग हो और एयिन थे, दाईं तरफ पुराने सेक्ट मास्टर टैंग त्यान। टैंग हो और टैंग शाओ को खुद हॉटियन हैमर की कल्टीवेशन सिखा रहे थे। इसके बाद दृश्य बदल गया। टैंग हाओ के एक सोल बीस्ट से प्रेम करने की खबर हॉटियन सेक्ट तक पहुंची। टैंग त्यान दुख और गुस्से से भर गया। उसने हॉटियन हैमर पर ही खून उगल दिया। उसने खुद टैंग हाओ को सेक्ट से निकाल दिया। कुछ ही समय बाद वो दुख में मर गया। अब हर कोई सब समझ चुका था। टैंग हाओ चाहे किसी को भी चुनता, उसे पूरी जिंदगी बलदाव का बोझ उठाना पड़ता। बेटा कहलाता। अगर वो टैंग त्यान को चुनता तो वो अपनी सबसे प्रिय पत्नी को छोड़ने वाला निर्दोई इंसान बन जाता। वुहुन पैलेस में बीबी डोंग सब कुछ देखकर संतुष्ट थी। वह देखना चाहती थी कि जिसने उस समय एक हथौड़े से वुहुन पैलेस की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिला दी थी, वो आज क्या चुनाव करता है। मैंने त्यानमू को देखते हुए शांत स्वर में कहा, एयिन के लिए उसके पिता और सेक्ट की ज्यादातर जिम्मेदारी उसके अपने प्रेम से कहीं कम महत्वपूर्ण थी। जल्द ही आधा घंटा बीत गया। टैंग हाओ ने अभी तक कोई चुनाव नहीं किया था। त्यानमू ने धैर्य खो दिया। पुरस्कार पाने वाला अभी तक चुनाव नहीं कर पाया है। अब 1 मिनट की उल्टी गिनती शुरू की जा रही है। उल्टी गिनती समाप्त होने तक चुनाव नहीं किया गया तो रिवॉर्ड अपने आप समाप्त हो जाएगा। 60, 59। ठंडे अंक लगातार बदलने लगे। हर एक अंक टैंग हाओ के सीने पर भारी हथौड़े की तरह गिर रहा था। हॉटियन सेक्ट के वर्तमान सेक्ट मास्टर टैंग शाओ उल्टी गिनती को घूरते रहे। उन्होंने भी कभी एयिन से प्रेम किया था, लेकिन त्यानमू में दिखाई दे रहा वो व्यक्ति उनका पिता था जो टैंग हाओ के कारण मरा था। फर्स्ट एल्डर ने एक हथौड़े से जमीन तोड़ दी। इसमें सोचने जैसे क्या है? ओल्ड सेक्ट मास्टर उसी के कारण मरे। हॉटियन सेक्ट भी उसी के कारण बंद हुआ। अगर उसमें जरा भी विवेक बाकी है तो उसे ओल्ड सेक्ट मास्टर को पुनर्जीवित करना चाहिए। सेकंड एल्डर और थर्ड एल्डर ने भी एक के बाद एक बोलना शुरू कर दिया। अगर टैंग हाओ ने टैंग त्यान को चुना तो शायद सेक्ट उसे अपने अपराध का प्रायश्चित करने का एक मौका दे सकता है, लेकिन अगर उसने एयिन को ही पुनर्जीवित करने का फैसला किया तो आज के बाद हॉटियन सेक्ट उसे पूरी तरह संबंध तोड़ देगा। यहां तक कि सेक्ट की एनफोर्समेंट टीम भेजकर खुद उसे खत्म करना पड़े तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे। पूरे हॉटियन सेक्ट में हत्या का इरादा फैल गया। टैंग शाओ ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो एक शब्द भी नहीं बोल सका। 7 टाइजर ग्लेज टाइल सेक्ट में निंग फेंगजी ने सिर्फ एक लंबी सांस छोड़ी, लेकिन सॉ डोलुआ ने और भी सीधे शब्दों में कहा, अगर एयिन को चुनता है तो वह नालायक बेटा है। अगर टैंग त्यान को चुनता है तो वह विश्वासघाती है। चाहे जो भी चुने, टैंग हाओ का डाव हाथ बुरी तरह टूट जाएगा। टैनमू की उल्टी गिनती और तेज हो गई। 10 सेकेंड्स। टैंग सैन श्रेक अकेडमी के मैदान में खड़ा था। उसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। उसे खुद नहीं पता था कि वो अपने पिता से किसे चुनने की उम्मीद करे। अगर मां को चुनते हैं तो दादा का क्या होगा, और अगर दादा को चुनते हैं तो मां का क्या होगा। वहीं यू शाओगांग ने लंबी सांस ली। मैं टैंग हाओ को जितना जानता हूं उसके हिसाब से वह निश्चित रूप से एयिन को चुनेगा। और सच में जब उल्टी गिनती में सिर्फ आखिरी 1 सेकंड बचा था, टैंग हाओ ने आसमान की ओर देखकर दर्द से चिल्लाते हुए कहा, पिताजी, आपका बेटा नालायक है। जब एयिन को पुनर्जीवित कर लूंगा तो आपकी कब्र के सामने जाकर खुद को मारकर अपने अपराध का प्रायश्चित करूंगा। मैं विकल्प 1 चुनता हूं, एयिन को पुनर्जीवित करें। सुनहरी रोशनी चमकी। टैंग त्यान का दृश्य उसी समय चकनाचूर हो गया। वहीं एयिन वाला दृश्य अचानक बेहद चमकदार नीली सुनहरी रोशनी से भर उठा। हॉटियन सेक्ट बुरी तरह शांत हो गया। अगले ही पल सेकंड एल्डर ने गुस्से में खून उगल दिया। जानवर, उसने सच में उस सोल बीस्ट को चुना। थर्ड एल्डर ने सीधे हॉटियन हैमर निकाल लिया। आज से टैंग हाओ को हॉटियन सेक्ट से निकाल दिया जाता है। उसे हॉटियन की उपाधि वापस ली जाती है। हॉटियन सेक्ट के सभी शिष्य मेरी बात सुने। आज के बाद जो भी टैंग हाओ को देखे उसे देखते ही मार डालना। टैंग शाओ वहीं खड़ा रहा, मानो अचानक वो 10 साल बूढ़ा हो गया। उस समय एल्डर्स ने उसे हॉटियन टाइटल विरासत में लेने की सलाह दी थी, लेकिन उसने मना कर दिया था, क्योंकि उसके अनुसार हॉटियन का टाइटल टैंग हाओ का होना चाहिए था। लेकिन अब उसके बाद सेक्ट के इस फैसले को स्वीकार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वो उन पैलेस में ज्ञान डाओ लियो जोर से हंस पड़ा। अपनी पत्नी के लिए टैंग हाओ ने अपने सगे पिता की जिंदगी तक छोड़ दी। आज से उसने खुद को सेक्ट से और पूरे संसार से बुरी तरह अलग कर लिया। श्रेक अकेडमी में टैंग सान जमीन पर बैठ गया। उसके पिता ने उसकी मां को चुना था, उसने अपने दादा को नहीं चुना था। शाओ अनजाने में कुछ कदम पीछे, और पहली बार उसके मन में एक गहरा डर पैदा हुआ। जो परिवार अपने सगे पिता को भी छोड़ सकता है, क्या वो सच में उसके जैसे 1 लाख साल के सोल बीस्ट को दिल से स्वीकार करेगा? सनसेट फॉरेस्ट में फायर ड्रैगन किंग और वाटर ड्रैगन किंग भी खुद को रोक नहीं पाए। एक औरत के लिए अपने पिता को छोड़ दिया और अपने ही सेक्ट को बर्बाद कर दिया। क्या ऐसा इंसान भी हीरो कहलाने लायक है? गरिन ने मेरी ओर देखकर पूछा, डैड, अगर आपकी जगह होते तो क्या आप कोई ऐसा तरीका निकाल सकते थे जिसमें दोनों को बचाया जा सके? मैंने आइस फायर येनयांग वेल की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, बिल्कुल। एयिन के सैक्रिफाइस के बाद उसका असली शरीर सिर्फ एक ब्लू सिल्वर ग्रास था। उसे आइस फायर येनयांग वेल में लगा दो और यहाँ की हेवनली एनर्जी से उसका पोषण करो। कुछ ही वर्षों में वह फिर अपने पीक पर लौट सकती है और पूरी तरह पुनर्जीवित हो सकती है। टैंग हाओ पूरी तरह टैंग त्यान को चुन सकता था, अपने पिता को पुनर्जीवित करता, सेक्ट को बचाता और फिर एयिन को यहां लाकर उसका पालन पोषण करता। इस तरह फिलियल पायटी, लव और सेक्ट तीनों में से कुछ भी नहीं खोता। गरिन तुरंत समझ गई।
टैंग हॉ के पास कोई विकल्प नहीं था, ऐसा नहीं था। वो सिर्फ आइस फायर यिन यांग वेल के इस तरीके के बारे में नहीं जानता था। ए यिन के लिए अपने पिता को छोड़ने के बदले उसे पूरे संसार का विरोध और अपने लोगों का त्याग मिला था। सेंट सोल विलेज के पीछे पहाड़ पर टैंग हॉ को बाहरी दुनिया की गालियों की बिल्कुल परवाह नहीं थी। उसने तैनमू को यह घोषणा करते हुए सुना कि अब रिवॉर्ड दिया जाने वाला है। बिना किसी साइड इफेक्ट के 1 लाख साल पुराने सोल बीस्ट ब्लू सिल्वर एम्परर ए यिन को पुनर्जीवित किया जाएगा। टैंग हॉ पहले तो स्तब्ध रह गया, लेकिन अगले ही पल उसका पूरा शरीर उत्साह से कांपने लगा। ए यिन सच में वापस आने वाली है। जो व्यक्ति अभी कुछ पल पहले अपने पिता के लिए रो रहा था, अगले ही पल खुशी से पागल जैसा हो गया। हॉटियन सेक्ट के एल्डर्स ने देखकर गुस्से से कांपने लगे। अभी कुछ देर पहले तक जो पिता से माफी मांग रहा था, ए यिन के पुनर्जीवित होने की खबर सुनते ही वो पागलों की तरह खुश हो गया। उसकी आंखों में टांग ध्यान के लिए अब जरा भी जगह नहीं बची थी। टैनमू की उल्टी गिनती शुरू हो गई। 10, 9, 8। टैंग हॉ ने अपनी मुट्ठी कस ली। चाहे मुझे पूरे संसार की गालियां झेलनी पड़े, चाहे मुझे सेक्स से निकाल दिया जाए, तो क्या पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मुझे अपने फैसले पर पछतावा नहीं है। आखिरकार पुनर्जीवन शुरू हुआ। ब्लू सिल्वर ग्रास से ऐसी नीली सुनारी रोशनी निकली जैसे पहले कभी नहीं देखी गई थी। एक जगह इकट्ठी हुई एक कोमल पानी जैसी नीली आकृति धीरे धीरे ठोस होने लगी। ए यिन सच में पुनर्जीवित हो गई। टांग हाओ पागलों की तरह उसकी ओर दौड़ा और उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। ए यिन अभी अभी जागी थी। उसका चेहरा पूरी तरह उलझन से भरा हुआ था। उसने लंबे बालों वाले बूढ़े और थके हुए टैंग हॉ को देखा। उसे समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या था। वह तो मर चुकी थी, फिर वह दोबारा टैंग हॉ के सामने कैसे खड़ी थी। टैंग हॉ ने उसे सच्चाई बताने की हिम्मत नहीं की। वो ये नहीं बता सकता था कि उसे पुनर्जीवित करने के लिए उसने अपने सगे पिता को छोड़ दिया था। उसने बस ए यिन से कहा, त्यानमू प्रकट हुआ, मैं टॉप 10 पीक सोल मास्टर्स में 10वें स्थान पर आया और तुम्हें पुनर्जीवित करना त्यानमू का रिवॉर्ड था। ए यिन ने उस पर बिल्कुल शक नहीं किया। उसने टैंग हॉ को गले लगाकर रोते हुए कहा, मैं बस तुम्हारे और हमारे बच्चे के पास वापस आना चाहती थी। टैंग हॉ ने भी उसे कसकर पकड़ लिया। ए यिन, अब हम दोबारा कभी अलग नहीं होंगे। उन्हें लगा कि यह सिर्फ उन दोनों के बीच का एक पल है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि त्यानमू इस पूरे दृश्य को पूरे डोलुओ कॉन्टिनेंट में लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहा था। टैंग सान ने त्यानमू पर अपनी मां को देखा। उसकी आंखें लाल हो गई, लेकिन जब उसने देखा कि उसके पिता ने सच्चाई छुपाई है तो वह एक शब्द भी नहीं बोल पाया। श्रेय के बाकी लोग भी खामोश हो गए। सभी को यह स्थिति बेहद अजीब लग रही थी। एक तरफ टैंग हॉ ने अपनी पत्नी के लिए अपने पिता को छोड़ दिया था, दूसरी तरफ ए यिन के पुनर्जीवित होने के बाद उसने उसे पूरी सच्चाई भी छुपा ली थी। हॉटियन सेक्ट, पैलेस, 7 ट्रेजर ग्लेज टाइल सेक्ट और दोनों साम्राज्य सभी टैंग हॉ का मजाक उड़ा रहे थे। हॉटियन सेक्ट उसे पाखंडी कह रहा था। वुहुन पैलेस उसे घर से निकले हुए आवारा कुत्ते जैसा बता रहा था। हेवेंडो एम्पायर ने यहां तक आदेश जारी कर दिया कि एम्पायर का कोई भी सोल मास्टर टैंग हॉ से संबंध नहीं रखेगा। स्टार लो एम्पायर ने भी घोषणा कर दी कि अगर टैंग हॉ दिखाई दिया तो उसे तुरंत अपने क्षेत्र से निकाल दिया जाएगा। टैंग हॉ की प्रतिष्ठा एक ही रात में पूरी तरह बर्बाद हो गई, लेकिन फिर भी कुछ लोग उसके साथ खड़े थे। पावर क्लैन में टाइटान ने त्यानमू को देखा। उसकी आंखें लाल हो गई। उसने एक मुक्के से पत्थर की मेज तोड़ दी और टैंग हॉ की दिशा में घुटनों के बल बैठ गया। मास्टर नालायक नहीं है। हम जैसे अधीनस्थी बेकार थे। अगर उस पास हम मैडम की रक्षा कर पाते तो मास्टर को आज ये सब क्यों सहना पड़ता। टाइटान की आंखों से बूढ़े आंसू लगातार बह रहे थे और त्यानमू पर टैंग हॉ अभी भी ए यिन के पुनर्जीवित होने की खुशी में बुरी तरह डूबा हुआ था। डोलुओ कॉन्टिनेंट में छिपकर 2000 साल बिताने के बाद मैं गॉड किंग रेल्म में ब्रेक थ्रू करने ही वाला था। तभी अचानक एक टियानमू प्रकट हो गया। वो डोलुओ कॉन्टिनेंट के टॉप 10 पीक सोल मास्टर्स का हिसाब करने वाला था और अब मैं ब्लू सिल्वर डेमीगॉड भी ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता था। टैंग हाओ की गिनती अभी खत्म ही हुई थी कि टियानमू ने तुरंत 9वें स्थान की घोषणा कर दी। उसने अपनी पूरी जिंदगी तलवार के लिए समर्पित कर दी थी और आखिरकार तलवार की राह में महान उपलब्धि हासिल की। जब 7 किल स्वॉर्ड निकलती थी तो उसका सामना करने वाला कौन था? टॉप 10 पीक सोल मास्टर्स में 9वां स्थान स्वॉर्ड दुलुओ चेन सेन, लेवल 96, अटैक टाइप सुपर दुलुओ। मूल्यांकन, एक तलवार से सभी विधियों को तोड़ने वाला जिसकी धार पूरी दुनिया में बेजोड़ है। एक नारंगी नीली 7 किल स्वॉर्ड आसमान को चीरती हुई दिखाई दी। 7 ट्रेजर ग्लेज टाइल सेक्ट में निंग फैंगजी उसी समय अपनी जगह से खड़ा हो गया। चेन सेन 9वें स्थान पर था और उसकी रैंकिंग टैंग हाओ से भी ऊपर थी। अगर ऐसा था तो शायद कियान शी भी टॉप 10 में जगह नहीं बना पाएगा। वहीं वुहान पैलेस के वर्शिप हॉल में कियान डाओ लियू को ज्यादा हैरानी नहीं हुई। उसके अनुसार चेन सेन की 7 किल स्वॉर्ड की अटैक पावर सच में बेहद मजबूत थी, लेकिन वुहान पैलेस के 7 वर्शिपर्स में कियान जून और जियांग मो को छोड़कर बाकी सभी उसे दबा सकते थे। इसका मतलब था कि टॉप 10 पीक सोल मास्टर्स की सूची में वुहान पैलेस कम से कम आधे स्थानों पर कब्जा कर सकता था। 10वें स्थान पर टैंग हाओ को मिला रिवॉर्ड पहले ही किसी मृत व्यक्ति को पुनर्जीवित करने जैसा था, तो उससे भी ऊंची रैंक वाले लोगों को आखिर किस तरह की डिवाइन स्किल्स मिलेंगी? हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा था। लेकिन चेन सिन का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने निंग फैंगजी और गुरोंग को चेतावनी दी, इतनी जल्दी खुश मत हो। टैंग हाओ को रिवॉर्ड देने से पहले टियानमू ने उसकी पूरी जिंदगी सबके सामने दिखा दी। अब मेरी पिछली जिंदगी भी पूरे महाद्वीप के सामने दिखाई जाएगी। उसकी बात खत्म होते ही टियानमू पर 7 किल स्वॉर्ड गायब हो गई। उसकी जगह एक विशाल शहर दिखाई देने लगा, वुहान सिटी। पूरे महाद्वीप में अचानक सन्नाटा छा गया। स्वॉर्ड दुलुओं का अतीत आखिर वुहान पैलेस से जुड़ा हुआ था।
वर्शिप हॉल में कियान डाओ लियू ने उस परिचित दृश्य को देखा। उसकी आंखों में हल्की जटिलता दिखाई दी। लगता है अब वो लड़ाई दिखाई जाएगी। बहुत समय पहले की बात थी। वुहान सिटी के बाहर एक अकेली ऊंची पहाड़ी पर युवा चैन सिन अपने पिता का हाथ कसकर पकड़े हुए था। वो नहीं चाहता था कि उसके पिता वहां जाएं, क्योंकि उसके पिता चैन सुन भले ही उस दौर के शीर्ष शक्तिशाली सोल मास्टर्स में से एक थे, लेकिन उनकी कल्टीवेशन केवल लेवल 97 थी। टियानमू पर चैन सुन की पहचान दिखाई दी। पिछली पीढ़ी के स्वॉर्ड दुलुआ चैन सुन लेवल 97 सुपर दुल। चेन यून ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो सिर्फ दूर दिखाई दे रही वुहान सिटी की दिशा में देखता रहा और धीरे धीरे बोला, सिनर, स्वॉर्ड कल्टीवेशन के मार्ग में झुकना मेरे स्वभाव में नहीं है। मैं 10 साल से लेवल 97 पर अटका हुआ हूं। साधारण कल्टीवेशन से अब मैं ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता। आज की लड़ाई में कोई निजी दुश्मनी नहीं है। मैं सिर्फ अपने स्वॉर्ड डाव के लिए लड़ रहा हूं। इतना कहकर चेन यून ने 7 किल स्वॉर्ड पर पैर रखा और आसमान में उड़ गया। वो बादलों को चीरती हुई एक नीली स्वॉर्ड लाइट में बदल गया और सीधे वुहान सिटी की ओर चला गया। युवा चैनसिन वहीं खड़ा रह गया। वो सिर्फ अपने पिता को दूर जाते हुए देख सकता था। श्रेक अकेडमी में टैंक सान ने ठंडी सांस खींची। लेवल 97 होकर लेवल 99 को चुनौती देना कोई साधारण रेल्म गैप नहीं था। ये तो अपनी जान दांव पर लगाकर ब्रेक थ्रू करने की कोशिश थी। गैरन भी टियानमो को देखकर उलझन में पड़ गए। डैड, अगर उसे पता था कि वो मर सकता है तो फिर वो गया ही क्यों? मैंने सिर हिलाया। ये मूर्खता नहीं है। लेवल 97 के बाद सोल पावर की साधारण कल्टीवेशन का ज्यादा अर्थ नहीं रह जाता। उसे जीवन और मृत्यु के दबाव की जरूरत थी ताकि वो अपने स्वॉर्ड डाव को बाहर निकाल सके। अफसोस, उसने गलत व्यक्ति को चुनौती दे दी। दृश्य वुहान सिटी के ऊपर 10,000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच गया। कियान डाओ लियू बादलों के ऊपर खड़ा था। उसकी पीठ के पीछे 6 पंखों वाला एंजल मार्शल सोल फैल गया। उसकी डिवाइन ऑरा ने पूरे आसमान और धरती को ढक लिया। लेकिन चैन सुन के चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। उसने सीधे अपनी 9 सोल स्किल एक्टिवेट की। गॉड डीमन 2 स्लैशेस। सौली लंबी विशाल तलवार ने बादलों को चीर दिया। उसमें आगे बढ़ने वाली ऐसी भयंकर स्वॉर्ड इंटेंट थी जिसे कोई रोक नहीं सकता था। वो सीधे कियान डाओ लियू पर गिरी। कियान डाओ लियू ने भी उसे हल्के में नहीं लिया। एंजल्स ब्रेथ अचानक आसमान से नीचे उतरी। सुनहरी शक्ति की लहरें और नीली काली स्वॉर्ड की आपस में टकराई। सिर्फ कुछ ही क्षणों में चैन सुन द्वारा निजू की गई 7 किल स्वॉर्ड टुकड़े टुकड़े होकर टूट गई। चैन सुन ने खून की एक धार उगली और आसमान से नीचे गिर पड़ा। बाद में युवा चैन सिन ने जंगल में अपने पिता चैन सुन को खोज निकाला। चैन सुन की हालत बेहद गंभीर थी। चैन सिन अपने पिता को किसी हीलिंग टाइप सोल मास्टर के पास ले जाना चाहता था, लेकिन चैन सुन ने उसे रोक दिया। कियान डाओ लियू बहुत शक्तिशाली है। तुम अभी उसके प्रतिद्वंदी नहीं हो। 7 किल स्वॉर्ड की लीनियज में चाहे कितने भी लोग मर जाएं, लेकिन इसकी इनहेरिटेंस कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। अपनी स्वॉर्ड डाओ की राह पर चलो। एक दिन ऐसा आएगा जब 7 किल स्वॉर्ड का नाम पूरे महाद्वीप में गूंजेगा। इतना कहने के बाद चैन सुन का हाथ धीरे धीरे नीचे गिर गया। तियानमू के बाहर चैन सिन ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों से 2 आंसू चुपचाप बह निकले। गू रोंग ने पहली बार उसका मजाक नहीं उड़ाया। निंग फैंगजी भी चैन सिन के सामने खड़ा होकर उसे सांत्वना देने लगा। चैन सुन हार गया था, लेकिन वो एक सच्चा स्वॉर्ड डाओ ग्रैंड मास्टर था। यहां तक कि चेन यून की उस एक तलवार ने उसकी पोशाक की आस्तीन पर कट का निशान छोड़ दिया था। लेवल 97 सोल पावर के साथ उसने लेवल 99 कियान डाओ लियू को गंभीरता से लड़ने के लिए मजबूर किया था। चेन सुन को इस पर गर्व करने का पूरा अधिकार था, लेकिन सभी को लगा कि चेन सिन का अतीत यहीं खत्म हो गया। तियानमू ने उन्हें गलत साबित कर दिया। चेन सुन की मृत्यु कियान डाओ लियू की गलती नहीं थी। 7 किल स्वॉर्ड की इनहेरिटेंस खत्म नहीं हुई। अब दिखाई जाएगी स्वॉर्ड दुलुओ चेन सिन की जिंदगी की सबसे महान लड़ाई, सोल हंटिंग ऑपरेशन। एक तलवार से बाहां काटकर पूरे हालात को पलट देना। जैसे ही सोल हंटिंग ऑपरेशन ये 4 शब्द सामने आए, बीबी डोंग का चेहरा पूरी तरह गंभीर हो गया, क्योंकि यह उसका वर्षों से तैयार किया हुआ गुप्त प्लान था। वुहान पैलेस बड़ी संख्या में टाइटल दुलुओं को इकट्ठा करके अपर 3 सेक्ट्स को एक ही बार में खत्म करने की तैयारी कर रहा था, और 7 ट्रेजर ग्लेस टाइल सेक्ट भी उसके लक्ष्यों में से एक था। लेकिन अब टियानमू ने उसका पूरा प्लान समय से पहले ही सबके सामने उजागर कर दिया था। 7 ट्रेजर ग्लेस टाइल सेक्ट में निंग फैंगजी का चेहरा गुस्से से सफेद पड़ गया। गू रोंग उन 4 शब्दों को घूर रहा था, एक तलवार से बाहां काटना। उसकी दोनों मुट्ठियां गुस्से से कस गईं। भविष्य में चैन सिन की एक बाहां कट जाएगी। तो आखिर वुहान पैलेस ने कितने शक्तिशाली सोल मास्टर्स भेजे थे? तियानमू ने लिखा था कि उसने पूरे हालात को पलट दिया। इसका मतलब था कि 7 ट्रेजर ग्लेस टाइल सेक्ट नष्ट नहीं हुआ, और अब वे भविष्य के बारे में पहले से जानते थे। इस बार वुहान पैलेस के लिए अचानक हमला करना इतना आसान नहीं होगा। वर्शिप हॉल में कियान डाओ लियू ने लंबी सांस ली। बीबी डोंग बहुत जल्दबाजी कर रही है। इतने बड़े प्लान को पूरे महाद्वीप के सामने उजागर करने से वुहान पैलेस की प्रतिष्ठा को निश्चित रूप से नुकसान होगा। और तभी टियानमू ने भविष्य की सोल हंटिंग ऑपरेशन का दृश्य दिखाना शुरू कर दिया। एक तूफानी रात थी। तेज बारिश के बीच दुश्मन बाढ़ की तरह 7 ट्रेजर ग्लेस टाइल सेक्ट की ओर टूट पड़े। चारों टाइटल डुलुओ की शक्तिशाली ऑराज आसमान से नीचे उतरी। स्नेक स्पीयर डुलुओ, पॉर्क्यूपाइन डुलुओ, डीमन बेयर डुलुओ, गोस्ट लेपर्ड डुलुओ। चारों टाइटल डुलुओ ने मिलकर चेन सिन और गुरोंग को घेर लिया। निंग फैंगजी दोनों के पीछे खड़ा था। उसने तुरंत अपनी सपोर्ट एबिलिटी एक्टिवेट कर दी। स्ट्रेंथ, स्पीड, सोल पावर, डिफेंस और अटैक, हर तरह का एनहांसमेंट एक साथ चेन सिन के शरीर पर डाल दिया गया।
चैन सिन ने अकेले 4 टाइटल डुलुओं का सामना किया। उसकी 7 किल स्वॉर्ड चारों ओर घूम रही थी और स्वॉर्ड की आसमान को चीर रही थी, लेकिन दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा थी। डीमन बेयर डुलुओ और गोस्ट लेपर्ड डुलुओं ने मिलकर चैन सिन को रोक लिया। स्नेक स्पीयर डुलुओं ने मौका पकड़ लिया। उसकी स्पीयर सीधे चैन सिन के सीने की ओर गई। जीवन और मृत्यु के उस क्षण में चैन सिन ने निंग फैंगजियोर सेक्ट के शिष्यों को बचाने के लिए जबरदस्ती अपना शरीर मोड़ दिया। खून की धार फूट पड़ी। उसका दायां हाथ स्नेक स्पीयर से पूरी तरह कुचल दिया गया। निंग फैंगजियो और गुरोंग दोनों की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। लेकिन एक बांह खो चुके चैन सिन ने आसमान की ओर देखकर जोर से हंसते हुए कहा, मेरे 7 ट्रेजर ग्लेस्टाइल सेक्ट को खत्म करना चाहते हो? तुम लोग अभी उस लायक नहीं हो। अगली तलवार आसमान को चीरती हुई निकली। चारों टाइटल डुलुओ उसी समय पीछे हटने पर मजबूर हो गए। उनमें से 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। तियानवू का दृश्य वहीं रुक गया। चैन सिन की एक बांह कट चुकी थी, लेकिन वो एक हाथ से तलवार पकड़े हुए सेक्ट के खंडहरों के बीच खड़ा था। उसका रूप किसी स्वॉर्ड गॉड जैसा दिखाई दे रहा था। सेक्ट में गुरोंग ने एक मुक्के से पत्थर का खंभा तोड़ दिया। 4 टाइटल डुलुओ मिलकर एक व्यक्ति पर हमला कर रहे थे। वुहान पैलेस सच में चैन सिन को बहुत महत्व देता है। निंग फैंगजी का चेहरा पीला पड़ गया। अगर तियानवू ने पहले से यह भविष्यनिक दिखाया होता तो उस रात 7 ट्रेजर ग्लेस्टाइल सेक्ट में निश्चित रूप से खून की नदियां बहती। लेकिन चैन सिन ने भविष्य में अपनी कटी हुई बांह वाले खुद को देखा और अचानक मुस्कुरा दिया। ओल्ड बोन, फैंगजी, ध्यान से देखो, उस तलवार के बाद क्या मैं ब्रेक थ्रू नहीं कर गया? गुरोंग स्तब्ध रह गया। फिर उसने तियानवू पर चैन सिन के भीतर मौजूद और भी ज्यादा शक्तिशाली सोल पावर को महसूस किया। लेवल 96 चैन सिन ने बांह कटने के बाद लेवल 97 पर ब्रेक थ्रू कर लिया था। एक बांह काटकर खुद को मृत्यु के मुंह में डालने के बाद उसने जीवन और मृत्यु के बीच से एक नई समझ हासिल की। उसने मैन स्वॉर्ड यूनिटी को समझ लिया था। वुहान पैलेस ने सोचा था कि 4 टाइटल डुलुओं की कीमत देकर चैन सिन की एक बांह काट देंगे, लेकिन इसके बदले उन्होंने एक और भी शक्तिशाली स्वॉर्ड डुलुओ को जन्म दे दिया। बीबी डोंग का चेहरा गुस्से से पूरी तरह सफेद पड़ गया। 4 टाइटल डुलुओ और 10,000 से ज्यादा वुहान पैलेस सोल मास्टर्स लेकर हमला किया गया था, लेकिन 7 ट्रेजर ग्लेस्टाइल सेक्ट को खत्म करने के बजाय उन्होंने चैन सिन को युद्ध के बीच ही ब्रेक थ्रू करा दिया। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसकी सोल हंटिंग ऑपरेशन अब पूरे महाद्वीप को पता चल चुकी थी। उसका पूरा प्लान बर्बाद हो गया। बीबी डोंग के पास सिर्फ एक आदेश देने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। ऑपरेशन रद्द करो, दोनों साम्राज्यों में छिपी सभी गुप्त ताकतों को तुरंत शांत कर दो। लेकिन मैं ये देखकर मुस्कुरा दिया। तियानवू ने भविष्य को उजागर किया था, इसलिए स्वाभाविक था कि वो उसे कॉम्पनसेशन भी देगा। और सच में अगले ही पल तियानवू से फिर सुनहरी रोशनी उतरी। 9वें स्थान की गिनती समाप्त। भविष्य की घटनाओं को तियानवू द्वारा बदल दिए जाने के कारण अब विशेष रिवॉर्ड प्रदान किया जा रहा है। रिवॉर्ड 1, सोल पावर का एक लेवल बढ़ाया जाएगा। चैन सिन सीधे लेवल 97 पीक पर पहुंचेगा और उसकी फाउंडेशन पूरी तरह परफेक्ट होगी। रिवॉर्ड 2, 7 किल डोमेन को डिवाइन डीमन डोमेन में विकसित किया जाएगा। अटैक पावर स्थायी रूप से 50% बढ़ेगी और इसके साथ आर्मर ब्रेकिंग तथा एग्जीक्यूशन इफेक्ट्स भी जुड़ेंगे। एक नीली काली स्वॉर्ड शैडो 7 ट्रेजर ग्लेस्टाइल सेक्ट की बैरियर को चीरती हुई सीधे चैन सिन के शरीर में समा गई। उसकी सोल पावर उसी पर लेवल 97 पर पहुंच गई। उसका 7 किल डोमेन भी तुरंत डिवाइन डीमन डोमेन में इवॉल्व हो गया। जैसे ही स्वॉर्ड इंटेंट फैलने लगी, निंग फैंगजी और गुरोंग को लगा कि उनकी सांस तक एक पल के लिए रुक गई है। गुरोंग जोर से हंस पड़ा। बांह भी नहीं कटेगी और ऊपर से मुफ्त में सोल पावर और डोमेन अपग्रेड मिल गया। इस बार वुहान पैलेस को तो भारी नुकसान हो गया। बीबी डोंग गुस्से में आकर अपना पोप का सिंहासन तोड़ बैठी। सोल हंटिंग ऑपरेशन पूरी तरह विफल हो गई। चैन सिन को उल्टा इससे फायदा हुआ और उसकी ताकत बहुत बढ़ गई। अब निंग फैंगजी की सपोर्ट के साथ अगर 4 टाइटल डुलुओ दोबारा भी भेजे जाएं, तो भी वे कोई फायदा नहीं उठा पाएंगे। वर्शिप हॉल में कियान डाओ लियू ने चैन सिन को देखकर धीरे से सांस छोड़ी। चैन सिन जिस स्वॉर्ड डाओ को पूरा नहीं कर पाया था, उसके बेटे ने आखिर उसे और आगे पहुंचा दिया। वहीं तांग सान की आंखों में तेज चमक आ गई। एक सुपर डुलुओ को तियानवू सीधे एक लेवल बढ़ा सकता था, यहां तक कि उसके डोमेन को भी विकसित कर सकता था। अगर भविष्य में तियानवू युवा प्रतिभाओं की गिनती करे तो क्या उसे भी रिवॉर्ड मिल सकता था? तांग सान ने अपनी मुट्ठी कस ली। उसका मानना था कि अगर उसे तियानवू की मान्यता मिल गई तो उसके पिता और मां को फिर कभी वुहान पैलेस से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्यारह ने मेरी आस्तीन खींची। डैड, अब 8वें स्थान पर कौन है? तियानवू जल्द ही इसका जवाब देने वाला था। अगले ही पल सुनहरे बादल जोरदार धमाके के साथ फट गए। एक बादल और विनाशकारी गहरी लाल औरा पूरे डुलुओ कॉन्टिनेंट में फैल गई। तियानवू पर एक विशाल आसमान की ओर दहाड़ता हुआ उग्र फायर लायन दिखाई दिया। पीक सोल मास्टर्स की गिनती 8वां स्थान। वुहान पैलेस के 4th वर्शिपर लायन डुलुओ। कियान डाओ लियू ने अपनी आंखें खोली और उनकी आंखों में एक पुरानी गंभीरता आ गई। उन्होंने धीरे से कहा, लेवल 97 सुपर डुलुओ। उसकी गोल्डन लायन मार्शल ऑल की औरा पूरी दुनिया में किसी को भी डराने के लिए काफी थी। दृश्य बदला और वुहान पैलेस की गहराइयों से लायन डुलुओ का अतीत पूरे महाद्वीप के सामने आ गया।